नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बेहद खास शो लेकर आए हैं आपको हमारे नए समय पर और 4 से 5 बजे और रात को 8 से 9 बजे आप ये शो देख सकते हैं। लेकिन चलिए, आज शो में किन किन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, कैसे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराने वाले हैं, कैसे आपको कमाई के नुस्खे बताने वाले हैं, देखते हैं ऑन द शो में। सबसे पहले महिलाओं के हक की बात बताएंगे, महिलाओं के आर्थिक और कानूनी अधिकार। सीनियर सिटीजन की टैक्स पाठशाला, टैक्स बचत से आईटीआर तक सभी पहलुओं पर करेंगे एक्सपर्ट से बातचीत। पैसिव फंड्स में किस तरह से बढ़ रहा है निवेशकों का भरोसा, पैसिव फंड्स के एयूएम क्यों है रिकॉर्ड स्तर पर, पैसिव फंड्स पर और आपके लिए पैसिव फंड्स में निवेश रणनीति पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, लोन से जुड़े सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे खास नंबर पर 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। चलिए, आप चाहें तो अपने सवाल हमें YouTube पर भी दे सकते हैं। आप अपने सवाल हमारे शो को YouTube में देखकर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के हक की। जी हाँ, महिलाओं के आर्थिक अधिकार की, और इसमें आपको कानून किस तरह से आर्थिक तौर पर सुरक्षित करता है, क्या क्या हक हैं आपके, इस पहलू से या इस जानकारी से बहुत सारी महिलाएं हैं जो अनजान है। आज हमारा फोकस इसी से होगा और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मुरारी तिवारी, एडवोकेट, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जब भी महिलाओं के कानूनी अधिकार की बात आती है या आर्थिक कानूनी अधिकार की बात आती है तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनसे आज भी लोग अनजान हैं, महिलाएं खास तौर से अनजान हैं। तो इसकी चर्चा की शुरुआत जो है हम मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट से शुरुआत करते हैं। इसकी 1874 में जो है इस एक्ट का गठन हुआ था, इसको तय किया गया था और उसके बाद से काफ़ी अहम बदलाव भी हुए हैं। तो क्या था मैरिड प्रोटेक्शन एक्ट मुरारी जी, और क्योंकि अब इसका दायरा भी बढ़ गया है, इसको हमने देखा है कि कई और पहलू इसमें जोड़े गए हैं। इस एक्ट के तहत केवल विवाहित महिलाएं ही पहले प्रोटेक्टेड हुआ करती थी, उनके ही आर्थिक सुरक्षा का ख्याल रखा जाता था, लेकिन अब जो है इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। एक एक करके तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तिवारी जी बताएं हमें, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1874, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो क्या एग्जैक्टली था और किस तरह से अब डाइल्यूट होकर एक बड़े एक्ट और एक बड़े सुरक्षा कवच के तरह इसकी शक्ल और सूरत जो है अब हो गई है। 1874 में जब ये एक्ट आया था, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जो महिलाओं की भागीदारी थी वर्किंग क्लास में या जो अर्निंग क्लास में बहुत ही कम थी। लेकिन उसके बावजूद भी, ये ब्रिटिश टाइम की बात है, उस वक्त भी ये एक्ट बना था और इसमें ब्रॉडली 2 चीजों का ध्यान रखा गया था कि अगर औरत कोई अपना अर्निंग है उससे कमाती है, कोई प्रॉपर्टी बनाती है, खास तौर से सिचुएशन थी कि अगर वो पहले उसने कमाया और उसकी मैरिज हो गई, तो उसके क्या मैरिड होने के बाद जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, जो उसने कमा के बनाया, अपनी अर्निंग से बनाया, क्या वो उसके इन-लॉज की प्रॉपर्टी में कहीं जॉइंट हिंदू फैमिली में कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी? तो इसलिए ये प्रोटेक्शन एक्ट बना था कि ऐसा नहीं होगा। जो औरत का कमाया हुआ उसका अपना पैसा है, अपना उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो उसी की रहेगी एक्सक्लूसिव। उसके बाद मैरिज के बाद भी अगर वो अपने लेवल पर जो अर्न कर रही है, उसमें कोई हस्बैंड का या किसी भी इन-लॉज का किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। एक तो ये प्रॉपर्टी को लेकर के था, दूसरा उसमें इंश्योरेंस को लेकर के था। अगर औरत कोई इंश्योरेंस कराती है और इवन अपने हस्बैंड का भी इंश्योरेंस कराती है और उसकी डेथ के बाद, हस्बैंड की डेथ के बाद कोई उसका इंश्योरेंस का जो बेनिफिट मिलता है, तो वो केवल उसमें वो दैट मैरिड वुमन ही उसके लिए हकदार होगी। शी विल बी द ओनली एंटाइटल्ड टू गेट दैट मनी। तो ये ही चीज हस्बैंड के लिए नहीं था। हस्बैंड के लिए उस वक्त क्लैरिफाई किया हुआ था कि अगर हस्बैंड का कोई इंश्योरेंस
पॉलिसी का कोई बेनिफिट मिलता है तो वो बाय वे ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन जाएगा, वो वाइफ में डिवाइड होगा, बच्चों में डिवाइड होगा। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि उस वक्त भी जो लेजिस्लेटिव थे या जो कानून बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे, उनके दिमाग में भी औरतों के राइट को लेकर के उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये बहुत ही क्लियर रहा था। बहुत छोटा और बहुत ही कंसाइज़ और बहुत ही ब्रीफ बहुत थोड़े सेक्शन है इसमें, 9-10 सेक्शन है। लेकिन इस ब्रीफ में ही इन दोनों बातों का ज़िक्र है और मैरिड वुमन के जो राइट्स हैं, मैंने आपको क्लियरली दोनों बता दिया सिचुएशन। एक मैरिड जो वुमन है, शादी से पहले का भी अगर उसका कुछ कमाया हुआ धन है या उसकी प्रॉपर्टी है, शादी होती है उसकी, तो शादी होने के बाद भी उसका टाइटल में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी मैरिज हो जाने के बाद ये एक क्लैरिफिकेशन था, एक तरीके से सोसाइटी को मैसेज था कि ऐसा आप ना समझें कि औरत का जो पहले का कोई प्रॉपर्टी है, वो बाद में आकर के मर्ज हो जाएगा। तो प्रोटेक्ट किया था एक तरीके से जो मैरिड वुमन थी। और इंश्योरेंस वाला जो मैंने आपको सेक्शन बताया, 2 ही इसमें प्रोविज़न थे, पूरे एक्ट के अंदर और इन दोनों प्रोविज़न में औरतों को केवल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। जी, 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 बिल्कुल। अब अब मुझे ये बताइए कि अब ये एक्ट और ये कानून कितना अमल में आता है और किस तरह से इसका एक बड़ा रूप आप देख सकते हैं, जो कि प्रोटेक्शन, जो 2005 में जो एक्ट जो गठित हुआ है उसके तहत दायरा जो है कैसे बढ़ गया है, ये समझाएँ? ये अब आपने सुना भी होगा कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जो महिलाओं को अपने माता-पिता की प्रॉपर्टी में भी हक दे दिया, जो एक तरीके से उनको को-पार्टनर बना दिया। जैसे जो बेटे का हक होता था, वही बेटी का हक दे दिया। उसमें ये तय कर दिया कि बेटी भी अब पार्टीशन कर सकती है, कोर्ट से पार्टीशन ले सकती है, अगर कोई प्यार से पार्टीशन नहीं कर रहा है तो। उसके अलावा 2005 में ही एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसमें तो केवल मैरिड वुमन ही नहीं, उसमें औरत किसी भी रूप में, किसी भी शेयर्ड हाउस में रह रही है, तो उसको भी प्रोटेक्शन दिया। तो ये इसकी जो स्कोप है वो इनलार्ज हो गया एक तरीके से। हर एक मतलब हर हर कैटेगरी की औरत को, चाहे वो किसी भी घर में मेड के तौर पे काम कर रही है या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, किसी रिलेशनशिप में वो हाउस को शेयर कर रही है और उसके साथ वहाँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इन एडिशन टू मैरिड वुमन का तो प्रोटेक्शन है ही इसमें, लेकिन उसके अलावा भी औरत किसी भी रूप में अगर रह रही है किसी भी हाउस में और उसके साथ कहीं कोई किसी तरह का वायलेंस होता है, किसी तरह का उसके साथ खाने-पीने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोर्ट ने इस एक्ट के तहत पूरा व्यवस्था किया है, सरकार ने पूरा व्यवस्था किया और उसमें मुझे उम्मीद है कि अब हर तरह का जो औरतों का जो रिलेशन है सोसाइटी में एक किसी मेल के साथ कवर हो गया है। जो अभी जो मैंने बताया आपको 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक तो ये हो गया जिसमें कि काफ़ी बचाव हो गया। आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, इसके अंदर राइट टू रेजिडेंस का ऑर्डर होता है। अगर किसी ने कहीं कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो उसको कंपनसेशन का ऑर्डर होता है। इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है जो टाइम टू टाइम जा करके उस औरत से मिले, उसके दुःख दर्द को समझे, अगर कोई तंग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो इस तरह की इसमें काफ़ी डिटेल व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी आपको एक सीआरपीसी और में भी चीज़ जो बहुत गौर करने वाली हाँ। बात ये है, एक और चीज़ तिवारी जी जो गौर करने वाली बात ये है कि दायरा जो है विवाहित महिलाओं से आगे बढ़ाया गया है। ये मेरे ख्याल से हर आम और हर ख़ास महिला को इस एक्ट के तहत कानूनी और आर्थिक तौर पर कानूनी अधिकार जो है वो दिलाने का एक प्रयास है और उसके लिए ये कानून है। तो मुझे बताएं कि कहाँ-कहाँ पे लैप्स ऑफ इनकम का यहाँ पर प्रावधान है इस कानून के तहत? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। इनकम का क्या मैं समझ नहीं पाया, ज़रा एक रिपीट कर दें आप क्वेश्चन। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह से लॉस ऑफ इनकम हो या किस तरह से वो आर्थिक तौर पर किसी भी कमाई या किसी भी फाइनेंशियल गेन की हकदार हैं। इस पर ज़रा अगर स्ट्रेस करके मुझे बताएं कि नए हाँ। कानून में क्या-क्या प्रावधान है? देखिए एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है,
इसके अंदर में जो महिला पीड़ित है, चाहे वो मैरिड वुमन हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो उसको हर महीने मेंटेनेंस का हकदार है वो। उसको खर्चे का जो पुरुष उसके साथ रह रहा है, उसकी इनकम के हिसाब से, उसकी इनकम का जो स्टैंडर्ड देख करके उसके हिसाब से उसको उसका मेंटेनेंस मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको रहने का प्रोटेक्शन फॉर रेजिडेंस और एकोमोडेशन का अधिकार भी उसको प्राप्त होगा, कि उसको रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो उसके रहने में कहीं कोई परेशानी ना हो। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पर एक मैंने बताया आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होगा जो इंश्योर करेगा इन चीज़ों को कि क्या उसको कहीं कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। दूसरा एक और जहाँ मेंटेनेंस मैरिड वुमन को ऑर्डर होता है, सीआरपीसी में सेक्शन 125 सीआरपीसी का है, उसमें भी औरत के पास ऑप्शन है, एक मैरिड वुमन को या मदर को भी ऑप्शन है कि अपने बेटे के खिलाफ वो मेंटेनेंस का डाल सकती है, और जो मैरिड वुमन है वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है, तो उसमें भी मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। यहाँ तक कि गार्जियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट है, उसमें आपका जो कहते हैं ना कि जो विडो डॉटर इन लॉ हो गई घर में, अगर किसी का हस्बैंड का भी डेथ हो गया, तो वो भी अपने फादर इन लॉ से भी, अगर फादर इन लॉ कैपेबल है, तो उससे भी वो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो। एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में एक जो विडो डॉटर इन लॉ हो जाती है जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई, वो भी अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन हो गए हैं अभी, कि जो कि औरतों को इंश्योर करके रखा है कि उसको मंथली मेंटेनेंस में कहीं कोई कमी ना आए और किसी तरह की उसको कोई परेशानी ना हो। ये बताएं हमें, आखिरी सवाल, खैर इस मुद्दे पर तो हम 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं तिवारी जी, लेकिन सवाल अब यहाँ पर यही है कि किस तरह से महिलाएं मुखर होकर आके अपनी तकलीफ को या अपनी सिचुएशन को आगे कंप्लेन करें, किस तरह से वो मदद की गुहार मांग सकती हैं? देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी अब काफ़ी हद तक लीगल एड की व्यवस्था हो गई है। काउंसलर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं। जो वुमन सेल जहाँ पर कंप्लेंट की जाती है, वहाँ पर भी काउंसलिंग की व्यवस्था है, और उसमें जो फ्री लीगल एड है, जो वहाँ पर वकील भी फ्री में मुहैया कराए जाते हैं। औरतों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, उनको कंप्लेंट तो लॉन्च करानी पड़ेगी, और जैसे ही कंप्लेंट लॉन्च कराती हैं, तो उस पे कार्रवाई होती है। चलिए तिवारी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर तमाम दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।